तो साथियों, जय भीम। स्वागत है आपका दलित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद राय जी। डॉक्टर आनंद राय जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। जय भीम। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह ये है कि एक रिपोर्ट हमारे पास आई जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में 92% बच्चे खुद पानी नहीं पी सकते, या तो उन्हें किसी गैर दलित की सहायता चाहिए या फिर वह अपने घर जाकर भी पानी पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगी कि आज आज़ादी के 69 साल बाद भी हमारे देश में दलित बच्चों को पानी पीने तक की आज़ादी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी खुद की पृष्ठभूमि ग्रामीण है और मेरा खुद का एजुकेशन जो है गांव से हुआ है। तो जब हम लोग वहां पढ़ते थे तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हालात थे। लेकिन ये शिक्षक के ऊपर होता है कि वो कैसे जाकर ऊंची जाति को या जो सो कॉल्ड बड़ी जातियां हैं उनको कैसे आप कन्विंस करते हैं। और शिक्षा का आधार ये है, इक्वलिटी। तो मेरे पिताजी खुद शिक्षक थे और उन्होंने वहां लोगों को ये बात को समझाया। और मुझे इस बात का गर्व है कि उनके समझाने के उपरांत मेरे स्कूल में तो इस तरीके की चीजें नहीं हुई। लेकिन हाँ, अखबारों में आए दिन ये पढ़ने में आता है कि दलित बच्चों को पानी पीने से रोका गया। कुछ एक जिले हैं जहां ये खबरें आती हैं कि एक घोड़ी पर चढ़ने से दूल्हे को रोका गया। खासकर देवास जिला है, शाजापुर जिला है, और भी कुछ चंबल के जिले हैं जहां रोका जाता है और टकराव भी होता है, जातिगत टकराव। तो ये बहुत अंदर तक लोगों के घुसा हुआ है। इसको निकालने में सामाजिक स्तर पे खासकर जो गैर दलित हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और ओबीसी की उसमें बहुत एक प्रभावी भूमिका है। जैसे मैं खुद ओबीसी जाति से आता हूं, तो एक ओबीसी समाज की एक प्रभावी भूमिका है, क्योंकि ओबीसी समाज जो है मध्य प्रदेश में 60% है। अपर कास्ट से मुश्किल से 5% होगी। और ये जो आदिवासी हमारे यहाँ करीब 22% है। तो आदिवासियों के साथ ये नहीं होता, लेकिन हाँ, अर्बन स्लम में जो लोग रहते हैं या जो दलित समाज है उनके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ये होता है, और उसको सुधारने के लिए सभी को आगे आना होगा। जी सर। तो यह बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल, महाकौशल, निमाड़ इन जी। इन राज्यों के 10 जिलों के 412 दलित परिवारों का सर्वे किया गया। तो जी। उसमें यह पाया गया कि 57% तब पानी पीते हैं जब उन्हें कोई गैर दलित पानी पिलाता है, और 28% लोग ऐसे हैं जो अपने घर आकर पानी पीते हैं। 28% ऐसे बच्चे हैं और 15% ऐसे बच्चे हैं जो पूरा दिन स्कूल में प्यासे ही रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने कुछ अंचलों का नाम लिया, जैसे आपने निमाड़ का नाम लिया, तो मैं मेरा खुद का जो ग्रामीण जीवन है वो निमाड़ में गुजरा है। बघेलखंड की बात मैं यदि करूं तो रीवा सतना एरिया को बघेलखंड बोलते हैं। चंबल जो है ग्वालियर शिवपुरी, ये जो एरिया है चंबल कहलाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये हालात हैं और उन हालातों को कोई सरकार नहीं सुधार सकती। उन हालातों को हम और आपको सुधारना होगा, और खासकर उसमें ओबीसी समाज की, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी को साथ आना होगा। और ओबीसी की उसमें एक बड़ी प्रभावी भूमिका है। यदि खासकर जो एग्रीकल्चर जातियां हैं, जो जातियां जो किसानी करती हैं, वो सारी जातियां ओबीसी हैं। और कई जगह ओबीसी की कुछ जातियां कहीं दलित में आती हैं, जैसे धोबी जाति है, वो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में एससी में आती है, लेकिन कहीं वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। और भी कुछ जातियां हैं। यदि ओबीसी आगे आएगा तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। हमको अब ब्राह्मण और राजपूत या ठाकुर के दिमाग से नहीं चलना है। हम ओबीसी समाज के लोग अब खुद इतना पढ़ चुके हैं कि हमको हमारे दलित भाइयों को साथ लेके चलना है, हमारे आदिवासी भाइयों को साथ लेना है। जब तक दलित ओबीसी एसटी यूनिटी नहीं होगी तब तक हम यूं पिटते रहेंगे या इसी तरह भेदभाव होता रहेगा। तो मैं और मेरा संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं सतत। और हम दलित, ओबीसी और एसटी यूनिटी पे काम कर रहे हैं। जी सर, जैसा आपने कहा कि शिक्षकों को इस पर काम भी करना चाहिए, आप इस बात को समर्थन देते हैं। बिल्कुल। तो जी। एक रिपोर्ट इसी सर्वे के अनुसार शिक्षक तक स्कूल में बच्चों को आगे नहीं बैठने देते, उनके साथ भेदभाव करते हैं तथा जाति सूचक गालियां भी देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपर कास्ट के शिक्षक हैं यदि, तो उनके अंदर ये चीज घुसी हुई है। लेकिन अब चूंकि आरक्षण है, तो
14% सीट है, चूंकि ओबीसी का यहाँ सिर्फ 14% आरक्षण है, आबादी हमारी यहाँ 55% है। तो यदि पिछड़े वर्ग के शिक्षक होंगे तो उनको इसका विरोध करना चाहिए। शिक्षक एक एक मास्टर से तो स्कूल नहीं चलता है, उस स्कूल में तो और भी टीचर्स होते हैं, और अधिकतर टीचर्स, अब तो आरक्षण है तो अधिकतर टीचर्स एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे। जनरल का तो वहां मुश्किल से 50% होंगे, मान के चलो, यदि 50% आरक्षण है। ये वो होता है जो बच्चों को तैयार करता। बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, तो बचपन में जो संस्कार आपको दिए जाते हैं वही संस्कार आगे चल के आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो शिक्षक की बच्चों के चरित्र निर्माण में एक बहुत प्रभावी भूमिका है, और खासकर स्कूलों में यदि एससी, एसटी, ओबीसी के शिक्षक हैं तो उनको बजाय सवर्णों के साथ जाने के उनको अपने एससी, एसटी भाइयों के साथ रहना चाहिए। और यदि इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जिला प्रशासन और एसपी को उसका सूचना दें। और अब तो हमारे लिए इतने अच्छे कानून है, एट्रोसिटी एक्ट है, बहुत सख्त कानून है। यदि कोई इस तरीके की यदि चीजें होती हैं तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं देखता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा कि इस कानून का दुरुपयोग दबंगों द्वारा ही किया जा रहा है। जब दलितों को, आदिवासियों को इस कानून की जरूरत होती है, जब वो थाने पहुंचते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनके पास कोई ऐसा टेक्निकल हैंड नहीं है जो एक उनकी शिकायत को ड्राफ्टिंग करके थाने में दे सके, और उस पर कार्रवाई के लिए उनको कोई ऐसी लीगल सलाह भी नहीं दी जाती। वहीं पर जब कोई दबंग किसी को ब्लैकमेल करना चाहता है या किसी को दबाना चाहता है तो वो अपने एम्प्लॉय से, जो दलित है, उसका इस्तेमाल करता है और वो अपने स्कोर सेटल करता है। तो इसके कारण ये कानून बदनाम हो रहा है। तो उस ओर को भी हमको ध्यान देना होगा। मेरे खुद के ऊपर एक एट्रोसिटी एक्ट रजिस्टर्ड हो गया। मैं पिछले 10 साल से दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन एक बिल्डर ने मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायम करवा दिया, झूठा। और इतना मुश्किल गई मुझे, और अल्टीमेटली उसने मुझसे और हम रहवासी संघ के पदाधिकारियों से वो सारी चीज लिखवा ली कि हम भविष्य में कभी किसी कॉलोनी की जो एमिनिटीज है उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करेंगे। जब तक हमने उनको लिख के नहीं दे दिया तब तक उन्होंने वो केस में गवाही नहीं होने दी। तो इस तरीके से जब मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर एक झूठा एट्रोसिटी एक्ट दर्ज हो सकता है तो अन्य लोगों पर भी हो सकता है, और इसी तरीके से बेमनस्ता बढ़ती है, दलित और ओबीसी के बीच में खाई बढ़ती है। तो इसका जो फायदा है, आज जो बाहुबली है या जो दबंग है वो थाना खरीद लेगा, थाने में पैसा दे देगा, टीआई को पैसा दे देगा, और टीआई को पैसा देकर वो एक एम्प्लॉई जिसको ज्यादा जानकारी भी नहीं होती कि उसका क्या इस्तेमाल किया जाना है, उससे एक आवेदन लेकर एक जगह साइन करवाकर या अंगूठा लगवाकर आप किसी पे भी एट्रोसिटी एक्ट लगा सकते हैं। फिर आप उसको ये बोलेंगे कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप बदले में ये करिए। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और जहां पर कई बार मैंने देखा कि जब सही में जरूरत पड़ती है तब थाने के चक्कर लगा लगा के चप्पल घिस जाते हैं। गरीबों के खिलाफ, गरीबों की सुनवाई नहीं होती, दलितों की सुनवाई नहीं होती थानों में। तो इस ओर भी हमको ध्यान देना होगा कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और ये जो दलित सामाजिक संगठन है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस ओर ध्यान दें। तो सर, जैसे बच्चों को स्कूल में मिड डे मील तक के लिए दलित बच्चों को अलग लाइन लगानी पड़ती है, उन्हें आगे की लाइन में बैठने नहीं दिया जाता, तो स्कूल प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है? बिल्कुल भूमिका है स्कूल प्रशासन की, पूरी भूमिका। और स्कूल में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो शिक्षक हैं खासकर ओबीसी वर्ग के, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ भेदभाव न होने दें। मेरे स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त आदिवासी समाज से था, और हम लोगों के बीच में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल के हेडमास्टर मेरे पिताजी थे। तो यदि टीचर प्रभावी होगा और टीचर यदि लोगों को या गांव के लोगों को कन्विंस करेगा, हो सकता है मेरे गांव में पहले भेदभाव होता हो, लेकिन जब लोगों को बताया गया कि क्या कानून अब समय बदल गया है, तो एक उस गांव के बच्चों का चरित्र निर्माण कर रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है सही में, तो गांव के लोग उसकी सुनते हैं। गांव में शिक्षकों की बहुत इज्जत है। और यदि ओबीसी वर्ग के शिक्षक, एसटी वर्ग के शिक्षक, एसटी वर्ग के शिक्षक यदि गांव में बड़े प्रभावशाली लोगों से बात करेंगे तो ये जो चीजें बहुत हद तक खत्म हो सकती हैं। सर, दमोह जिले के खमरिया कला गांव में एक खबर आई थी कि 8 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। वह कारण था कि वहां के शिक्षक ने उसे हैंड पंप
छूने की इजाजत नहीं दी पानी। ताकि वो पानी ना पी पाए। तो हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी। तो इस खबर से आप किस मानसिकता, मतलब शिक्षकों की क्या मानसिकता झलक रही है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देखो, प्रदेश तो बहुत बड़ा है ना, और इस तरीके की खबरें कभी कभार आती हैं कि भाई किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दी या किसी को, लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ये जो आप बता रहे हैं बुंदेलखंड का मामला है, तो बुंदेलखंड में जातिगत भेदभाव ना बहुत है। बुंदेल का इवन चंबल में बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब 2 अप्रैल वाला जो इंसिडेंस था उसमें तो हिंसा हुई और 8 लोग की मौत हुई थी, मतलब मर्डर हुए थे 8 लोगों के। और बाद में जो मुख्य हत्यारा था, और हमारा तेल निकल गया उसको अरेस्ट करवाने में। मतलब बहुत मुश्किल से उसको, बड़े पॉलिटिशियन जो ठाकुर वर्ग के बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका सपोर्ट था, वो बहुत मुश्किल से उसको अरेस्ट करवा पाए। और जैसे ही फिर भाजपा की सरकार आई वो सब छूट गया। तो लेकिन ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यदि जमीनी स्तर पर SC ST और OBC यदि यूनाइट हैं तो हम इन चीजों से लड़ सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं। और इसमें OBC की एक बहुत प्रभावी भूमिका है। मंदिर के लिए चंदा कौन देता है? OBC देता है। स्कूल के लिए संसाधन कौन देता है? OBC देता है। अनाज कौन उगाता है? OBC और SC ST उगाते। तो OBC समाज जो पिछड़ा वर्ग समाज है, उसको यूनाइट होकर काम करना होगा और उसको दलितों के साथ, आदिवासी के साथ खड़ा हो। तो सर इनका संगठित होना संभव कैसे है? ये बहुत कठिन है, क्योंकि अपर कास्ट तो संगठित है ना। आज आप यूपी का उदाहरण देखिए, लोग बोलते हैं ठाकुरों की सरकार है ना, और अभी मीडिया में जहाँ सारे सवर्ण भरे हुए हैं 99%, वहाँ नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि भाई ये ब्राह्मण नाराज है, और जो अब जब तक ब्राह्मणों को नहीं साधा तब तक भाई योगी की सरकार जो है जाने वाली है, ब्राह्मण को साधना पड़ेगा। तो ये और कई बार अखबारों में मैं देखता हूँ कि मुश्किल से 12,000 या 20,000 भी ब्राह्मण नहीं होंगे, उस एरिया को बोल दिया जाता है कि ये ब्राह्मण बहुल विधानसभा है। या 10-20,000 भी ठाकुर नहीं होंगे, बोल दिया जाता है कि ये राजपूत बहुल विधानसभा है। जबकि हकीकत में वहाँ आदिवासी 60% है, OBC 70% है। कभी नहीं बोला जाता कि ये OBC बहुल है। तो ये मीडिया हमको खड़ा करना पड़ेगा, और दलित टाइम्स उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से हमको हमारा मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। और मैं दलित टाइम्स का आभारी हूं, और दलित टाइम्स ने जिस तरीके से कम संसाधनों में ये पोर्टल चला रहे हैं, और बहुत काबिले तारीफ है। इस तरीके से हमको हमारा मीडिया खड़ा करना होगा, तभी जाके हम इस तरीके की चीजों से लड़ पाएंगे। जी सर। सर ये जो सरकार, आपने कहा कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सरकार का कोई रोल नहीं है, पर मगर अगर हम बात करें कि जहाँ स्कूल का प्रशासन है वह सरकार से ही चल रहा है, तो सरकार की क्या भूमिका है कि स्कूल का प्रशासन, मतलब ऐसा क्या दबाव है जहाँ पर वह भी इन चीजों को लेकर मजबूर है? देखिए, हमको सत्ता सही मायनों में हासिल करनी होगी। अभी तक जो आरक्षण है चुनाव में, राजनीति में, उसमें लोगों के नौकर चाकरों को खड़ा करके आरक्षित सीटें भर दी जाती हैं। डमी नेतृत्व है एक तरीके से। कोई ठाकुर होगा, कोई जमींदार होगा, वो अपने नौकर को खड़ा करके चुनाव लड़वा के जीत जाता है। हमको आदिवासियों का सही प्रतिनिधित्व, हमको पिछड़ा वर्ग का सही प्रतिनिधित्व, दलितों का सही प्रतिनिधित्व राजनीति में भेजना होगा। जब हमारे हाथ में सरकार होगी, जब CM हमारा होगा, जब मंत्री हमारे होंगे, तो किसी माई के लाल में हिम्मत है कि कोई हमारे साथ गलत कर देगा? आपके हाथ में आपको सत्ता की चाबी होनी चाहिए, आपको पावर में आना होगा। और उसी और जय काम कर रहा है जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है। हमारे 4 MLA हैं इस बार, और पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो आपको राजनीति में आना होगा, और आपको सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेने होंगे, तब जाकर ये चीजें खत्म होंगी। तो दलितों की जो शिक्षा है मध्य प्रदेश के जिले में, वह कैसी है? तो देखिए, कई जगह भेदभाव होता है, लेकिन जो टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन कई जगह हो सकता है बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, वो आगे आ रहे हैं। मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मेडिकल कॉलेज में बहुत लोग हैं जो मेरे साथ मतलब, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आरक्षण है, तो SC वर्ग से भी लोग आते हैं, ST वर्ग से भी लोग आते हैं, और OBC से भी आते हैं। तो ये जो तबका है, डॉक्टर तबका भी है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि डॉक्टर के पास तो सवर्ण भी इलाज करवाने आता है। चाहे डॉक्टर SC का हो या ST का, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप डॉक्टर हैं तो आपके पास इलाज करवाने हर आदमी आएगा, और आपको इलाज कराना होगा। और शिक्षक की भी बहुत सम्मान है क्षेत्रों में। तो शिक्षक और डॉक्टर, ये 2 लोग चाहें तो समाज को बहुत हद तक समझा सकते हैं, और हम सतत समझा रहे हैं।
लेकिन इतना जड़ में जातिवाद है कि इतना कठिन है कि आपको कई बार आपके घर में भी लड़ना पड़ता है कि भाई ये आप इस तरीके से मत सोचिए। आज भी पानी पीने को लेकर बोला जाता है कि भाई उनका पानी आप अलग रखिए, ये शहरों की बता रहा हूं। तो वो अब लेकिन डिवीजन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिवीजन घरों में भी दिखने लगा, और घर से भी अभी आवाज आने लगी कि भाई ये इस तरीके का व्यवहार मत करिए। आज भी आपके घर में जब दादी नानी या कोई बड़ी सेकंड थर्ड जनरेशन आएगी तो वो भेदभाव करती है, लेकिन शहरों के जो युवा बच्चे हैं वो इसका विरोध करते हैं अब कि ये ठीक नहीं है, ये बात मत करिए, आप ये गलत कर रहे हैं आप। तो ये शिक्षा से आएगा, अच्छा एजुकेशन से आएगा, अच्छे संस्कारों से आएगा। मगर सर, जहाँ पानी पीने तक की इजाजत दलित बच्चे को नहीं दी जाती, तो वहाँ शिक्षा पर तो ये गहरा प्रभाव डालती होगी बात। बिल्कुल बिल्कुल डालती है शिक्षा पे। और लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, समाज शासन की भूमिका बहुत कम है। शासन पर दबाव डालना पड़ेगा आपको, और वो दबाव आपको समाज डाल सकता है। और समाज का 80% वर्ग जब ST SC OBC है, तो हम दबाव डालने में अक्षम क्यों हैं? हमको हमारे लोगों को संगठित करना हो। जी सर। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दलित टाइम, ये थे हमारे साथ आनंद राय जी, और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स।